दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं स्मिता एक बार फिर से आप सबका शिक्षा सिंधु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे शिक्षा सिंधु में CTET के 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, CBT यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था, उसके सारे पेपर को। तो दोस्तों, अगर आप भी लैंग्वेज के रूप में हिंदी को सेलेक्ट किए हैं, यानी हिंदी लैंग्वेज आपने चूज़ किया है CTET के लिए, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के क्वेश्चन को। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं 2021 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन से। तो आप सोच सकते हैं 2022 का जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि 2021 का जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो बहुत ही अलग है, समझ नहीं आता है कि कैसा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप इतना समझ लें कि 2022 में जो आपका पेपर होने वाला है उसमें फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको समझना है, अच्छे से क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, क्वेश्चन का लेवल समझना है, तो जो 2021 के क्वेश्चन के पेपर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सभी दिनों, यानी 23 दिन के सारे पेपर की प्रैक्टिस। आपके एग्ज़ाम में आप तो जानते ही होंगे कि हर एक सेक्शन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप हिंदी के 23 दिन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 23 एक दिन में एक पेपर में 30 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो अगर आप 23 दिन के पेपर सॉल्व करेंगे तो आप सोच सकते हैं आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करें। डेली 10 से 15 मिनट दे करके आप अपनी हिंदी का 690 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगर इसमें से हम सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चन ले, सिर्फ हिंदी के शिक्षण शास्त्र के प्रश्न ले, तो 345 प्रश्न आप 10 से 15 मिनट डेली अपना टाइम दे करके तैयार कर सकते हैं शिक्षा सिंधु के साथ जुड़कर, जिसमें से आपको बस आना है एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन। तो 345 क्वेश्चन में से पूरी 100% गारंटी है कि 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे 2021 का, अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करते हैं तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप अभी तक शिक्षा सिंधु के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी आपके साथ जुड़कर लैंग्वेज की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सके। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि 16, 20 और 21 दिसंबर के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 22 दिसंबर 2021 के हिंदी के क्वेश्चन को, लैंग्वेज 2 को। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझेंगे कि हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, पूछने का तरीका क्या रहता है क्वेश्चन का, और उसके बाद हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे आज के पेडागोजी के क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे लिखा है कि 221 से लेके 228 यानी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन से। लैंग्वेज 2 में 2 कॉम्प्रीहेंशन ही आता है, यानी 2 कॉम्प्रीहेंशन से देखिए, जैसे पहला कॉम्प्रीहेंशन है, इससे 128वें नंबर क्वेश्चन तक इस कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते कुछ इस प्रकार से कि गद्यांश में कुछ लिखा हो कथन, उसके बारे में बताइए, या फिर जो भी बात लिखी होगी कॉम्प्रीहेंशन में, जैसे लेखक ने सामान्य पाठक को क्या संज्ञा दी है, यानी कॉम्प्रीहेंशन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 2 कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाएंगे लैंग्वेज 1 में, जैसे आप देख सकते हैं दूसरा कॉम्प्रीहेंशन ये रहा आप सबके सामने। ऐसे ही 2 कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाएंगे, यानी समझिए कि 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन से, साथ ही साथ उसमें ग्रामर के भी क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेडागोजी से। यानी जितना ज़रूरी पेडागोजी का क्वेश्चन है उतना ही ज़रूरी कॉम्प्रीहेंशन का भी क्वेश्चन है। कॉम्प्रीहेंशन के 15 नंबर क्वेश्चन से हो सकता है ग्रामर का क्वेश्चन रिपीट हो जाए फिर से, लेकिन दोस्तों 15 नंबर के पेडागोजी का क्वेश्चन जो हम लोग डेली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप हिंदी का जो डेली सॉल्व करने वाले शिक्षा सिंधु के साथ जुड़ के, उसमें से 99% गारंटी है कि 13 से 14 क्वेश्चन आपका इसमें से आ ही जाएगा 2022 के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा, बस इसे आपको अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न किस चीज़ को पोषित करता है? यानी एक प्रश्न बच्चों के सामने रखा गया, मान लीजिए कोई पाठ पढ़ाया गया हो कक्षा में जिसमें नारियल वाले और भीखू भाई की चर्चा की गई हो, तो इन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है उससे बच्चों को कहा गया कि बच्चे क्या करें,
वो जो बोली अपने घर पे बोलते हैं उस बोली में उस चीज़ को लिखे। अगर कोई बंगाली बोलता है तो बंगाली में लिखे, फिर किसी को के घर में आसामी बोली बोली जाती है तो वो अपने अपने बोली में लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो दोस्तों हर एक बच्चे क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी के घर पे जो बोली जाने वाली भाषा है वो एक जैसी हो, सबके घर पे अलग अलग तरह की भाषा बोली जा सकती है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। ना ही यहाँ पे भाषा की परीक्षा ली जा रही है। अगर लिखने की परीक्षा दोस्तों ली जानी रहती तो किसी भी प्रकार से ली जा सकती, कुछ भी लिखने के लिए कहाँ क्या दिया जाता, अगर बस लेखन क्षमता ही देखना हो। या फिर ना ही यहाँ पे बोलियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि क्या तुमने अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता हो, उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न पूछा गया कक्षा में। हो सकता है जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए एक प्रदूषण टॉपिक है जिसे कक्षा में पढ़ाया जा रहा हो और कहा जा रहा हो कि पहले पढ़ाने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चे से कहा जाए कि क्या तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत शोर होती है, उस जगह के बारे में लिखो। तो यह प्रश्न क्यों पूछा जाएगा कक्षा में, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें, फिर बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो क्या यह रोचक और जटिल प्रश्न है, या फिर यह बच्चों की जानकारी की परीक्षा ले रहा है कि बच्चे कितना जानते हैं अपने आसपास की जगह के बारे में, या फिर बच्चों को पाठ की निजी दुनिया से जोड़ता है, या फिर पाठ को अन्य विषय से जोड़ता है। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बच्चों के साथ बातचीत की जा रही है, उनके आसपास के जगह के बारे में सोचने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, जो भी टीचर हो, वो टीचर जो पाठ पढ़ाना चाह रही है वो उस पाठ को क्या कर रही है, बच्चों के दुनिया के साथ उसे जोड़ रही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। पेडागोजी का क्वेश्चन बस खेल है, इसे अच्छे से समझना है, फिर अच्छे से खेलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, ये फिर से हर एक प्रश्न एक बार रिपीट हो रहा है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन क्षमता क्या होती है? तो दोस्तों भाषा अर्जन और भाषा अधिगम 2 प्रकार की चीज़ होती है। एक होता है क्या, एक होता है भाषा अर्जन और दूसरा होता है भाषा अधिगम। इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। अर्जन होता है ऐसा जिसे हम अर्जित करते हैं, यानी खुद ब खुद सीखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो भारतीय कोई बच्चा है, मान लीजिए वो बिहार में रहने वाला कोई बच्चा है, तो वो क्या होगा, जब वो बच्चा बड़ा होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो खुद से अपने आसपास की, अपने मम्मी पापा के द्वारा बोली जाने वाली बोली को वो अपने आप बोलना सीख लेगा। यानी वो क्या करेगा, अपने आसपास की भाषा को अर्जित कर लेगा। वो जो खुद ब खुद सीखेगा उसे कहते हैं भाषा अर्जन। फिर उसे एक स्कूल में भेज दिया जाएगा, CBSE बोर्ड वाले स्कूल में भेज दिया जाएगा। वहाँ पे उस बच्चे को के साथ बातचीत की जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे जाके अधिगम करेगा कौन से लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। यानी पहले बच्चा हिंदी बोलता था घर पे, फिर अब स्कूल में जाके वो इंग्लिश बोलने लगा। यानी वो क्या किया, भाषा का अधिगम किया, इंग्लिश भाषा का अधिगम किया। तो अब आप आंसर दे सकते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता क्या होती है। तो भाषा अर्जन क्षमता होती है जन्मजात। इसके बारे में चॉम्स्की नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139 कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होता है। आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्तर देख लें किस स्तर की बात हो रही है। अगर आप पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे इस स्तर में थोड़ा बदलाव रहेगा, जिसके कारण ऑप्शन में आपको अंतर देखने को मिलेगा, आंसर सही आंसर में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेपर 1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है प्राथमिक स्तर की। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी उद्देश्य किसी भी चीज़ को कंठस्थ करना, रट्टा मारना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे इंग्लिश में कहा जाता है जिसे रोट लर्निंग। रोट लर्निंग बच्चों से बिल्कुल नहीं करवाना, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती बच्चों को याद नहीं करवाना है।
बाकी ये 3 ऑप्शन जो है ये तीनों भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करवाना ये उद्देश्य नहीं है। आपको गलत वाला आंसर चूज़ करना था, नहीं वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? अगर आप प्राथमिक स्तर के टीचर हैं और आप पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप किस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा बल देंगे? भाषा की सरलता को ध्यान में रखेंगे कि आप जो बुक लिख रहे हैं, बुक बना रहे हैं, उसमें बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चे आसानी से समझ लें, या फिर बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार जो होंगे हिंदी के, उनके बारे में उनकी लिखी हुई रचनाओं को अपने बुक में रखेंगे, या फिर आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पाठ की जो संख्या है वो सीमित रहे। जैसे बच्चे 10 से ज़्यादा पाठ न हो, या फिर पाठों की संख्या मतलब पाठों की संख्या पे ध्यान देंगे, या फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर क्या करना चाहिए? हमेशा भाषा की रंगतें को ध्यान में रखना चाहिए। ये भाषा की रंगतें क्या है ये समझे। भाषा की रंगतें हैं, जैसे कि आप NCERT का कोई बुक पढ़े होंगे दोस्तों, तो उसमें आप देखे होंगे कि कोई भी स्टोरी रहती है, तो मान लीजिए वो केरल की स्टोरी हो, तो केरल की कुछ भाषा का उसमें प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कहीं पे आप पढ़े होंगे अम्मू माँ, ऐसे अम्मा की जगह माँ की जगह अम्मू माँ, या फिर मासी की जगह अम्मू माँ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे हम लोग माँ, मम्मी, मासी कहते हैं, वैसे कोई आदमी अलग चीज़ कहता है तो वहाँ जो भाषा बोली जाती है उन भाषाओं का प्रयोग कर लिया जाता है। यानी भाषा की रंगतें को ध्यान में रखा जाता है। तो क्या होगा, सबसे ज़रूरी क्या है, भाषा की रंगतें पर हमेशा सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन है मैं समझा रही हूँ तो साथ में कोई ना कोई चीज़ आपको बता रही हूँ उससे जुड़ी हुई। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दी कि केरल की कोई स्टोरी रही है, तो वहाँ के जो पर्सन होंगे, फैमिली मेम्बर होंगे, उन्हें बच्चे क्या कहते हैं उनका प्रयोग कर रही हूँ। तो ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे, फिर से आपके सामने जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाए कि हाँ, भाषा की रंगतें का प्रयोग क्यों ज़्यादा किया जाता है, क्यों उस पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया जाता है। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को जल्दी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा कि हिंदी की इतनी अच्छी क्लास से आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? यहाँ पे बात हो रही है कहानी पढ़ने की। अगर आप बच्चे को कह रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे जब बच्चे रहे होंगे तो क्लास में टीचर आपको कहते थे कि खड़े हो जाओ अपनी बुक लेकर के और पढ़ना शुरू करो। तो अब जब आप टीचर बनेंगे और बच्चे को पढ़ने के लिए कहेंगे तो आप किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे? इस पे ध्यान देंगे कि बच्चा किस स्पीड से पढ़ रहा है, या फिर इस पे ध्यान देंगे कि बच्चा जो पढ़ रहा है तो वो भावानुसार पठन कर रहा है, या फिर बच्चे के पठन पर ध्यान देंगे, या फिर कक्षा के अनुशासन पर ध्यान देंगे कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो बाकी बच्चे अनुशासित हैं या फिर नहीं हैं? आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? तो दोस्तों जब कभी भी आप जब टीचर बने, या फिर आप कभी भी अगर अपनी लाइफ में भी कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो या फिर पढ़ा रहे हो, तो ध्यान दें कि पठन कैसा होना चाहिए, भावानुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर एक सेंटेंस है कि वाह अरे राम तुम आ गए, आओ बैठो, यानी बच्चे भाव के साथ कुछ बोले, भाव के साथ कुछ पढ़े। ऐसा ना कि न कॉमा पे ध्यान दे, न फुल स्टॉप पे ध्यान दे, ना ही भाव पे ध्यान दे, बस पढ़ते चले जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो दोस्तों क्या है ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जाता है। इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्यों नहीं कहा गया है दोस्तों? क्योंकि इससे ज़्यादा, इसके अलावा भी और बहुत सारे उद्देश्य हैं। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर शिक्षण का, इसके अलावा भी और भी उद्देश्य है लेकिन ये भी क्या है,
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है कि लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सी है? अगर कुछ भी हम बच्चे को कह रहे हैं कि कुछ भी लिखने के लिए दे रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होगा? बच्चे की अक्षर की बनावट, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, या फिर बच्चों के में मात्राओं का कैसा ज्ञान है ये महत्वपूर्ण होगा, या फिर बच्चे का लेखन कैसा है, सुंदर है या फिर बहुत ही गंदा है मेरी तरह, इस पे ध्यान दिया जाएगा, या फिर विचार पे ध्यान दिया जाएगा? तो दोस्तों लेखन कौशल जब कभी भी दिया जाता है, आप भी टीचर बने तो ध्यान दें, बच्चे को कुछ अगर लिखने के लिए दे, जैसे अगर बच्चा कहीं पिकनिक मनाने गया है तो वहाँ की बातों को लिखने के लिए आप बच्चे को बोले तो बच्चे की अक्षर, बनावट, मात्रा, सुंदर लेखन, इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा आप ध्यान किस चीज़ पे दें? बच्चे के विचार पे, कि बच्चा किसी चीज़ को अनुभव किया है, उसके बारे में उसका क्या विचार है, बच्चा कैसे सोच रहा है, और जो बच्चा सोच रहा है उसे ठीक से अगर बच्चा लिख पा रहा है तो बच्चे का लेखन कौशल अच्छा है। अगर बच्चा अपने विचारों को ठीक से लिख नहीं पा रहा है तो उसका लेखन कौशल ठीक नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा दोस्तों? विचार। अगर पसंद आ रहा हो तो फिर से मैं एक बार आपको कह रही हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहले तो बात की गई है लेखन कौशल की, अब बात की जा रही है मौखिक अभिव्यक्ति की। मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलकर किसी बात को व्यक्त करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कहानी कहना, कविता पाठ, समाचार वाचन, या फिर बातचीत? तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन जो है, ये जो बातचीत है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मौखिक अभिव्यक्ति में। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चों का अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप देखेंगे कि उसमें बताया जाता है कि बच्चों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो एग्ज़ाम क्लास में, जैसे आप लोग भी बच्चों में ओरल टेस्ट दिए होंगे, तो उसमें क्या किया जाता है? किसी भी टॉपिक पे बच्चे के साथ बातचीत किया जाता है, देखा जाता है कि उनकी मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है। इससे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बातचीत, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे श्रुति लेख संबंधी कार्य से सीखते हैं, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं से सीखते हैं, दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं? तो दोस्तों वाइगोत्स्की के बारे में हम सब ने एकदम डिटेल में पढ़ा है। वाइगोत्स्की के थ्योरी को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी करके सीटेट का एक प्लेलिस्ट आपको शिक्षा सिंधु पे मिलेगा, उसमें आप देख लीजिएगा वाइगोत्स्की के बारे में। वैसे हो सके तो मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में अभी आपको मिल जाए इस वीडियो का लिंक, वाइगोत्स्की के वीडियो का लिंक। उसमें आप देखेंगे कि मैं बताई कि कैसे बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके किसी भी चीज़ को सीखते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्या आप सबको याद है कि दूसरों का अनुकरण करके कौन सीखता है? मैं आपको हिंट दे रही हूँ, उन्होंने बात की थी किसकी? बोबो डॉल की। बच्चे बोबो डॉल को देख के चीज़ों को सीख रहे थे। अगर अब आपको याद आया हो कि किन्होंने बात की थी दूसरों के अनुकरण करके सीखने की, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता हो तो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी को भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 5 थ्योरी। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि में कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है? स्वतंत्रता दिवस, जब बिजली चली गई, गणतंत्र दिवस, या फिर बाल विकास? तो दोस्तों यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? कल्पनाशीलता, यानी बच्चे की कल्पना शक्ति के बारे में, बच्चे किस प्रकार सोच रहे हैं इसकी बात की जा रही है। तो बच्चे स्वतंत्रता दिवस में क्या सोचेंगे? बच्चे को जो बताया गया होगा उनकी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई बात, या फिर गणतंत्र दिवस के बारे में जो बच्चे को बताया गया होगा, बाल दिवस के बारे में जो बच्चे देखे होंगे ये करेंगे। लेकिन अगर टॉपिक दिया जाए जब बिजली चली गई, इसमें क्या करेंगे? बच्चे सोचेंगे कि अगर बिजली चली गई तो क्या होगा, अगर गर्मी लगी लाइट नहीं जलेगा। ऐसी ऐसी बातों को सोच करके बच्चे कल्पना करेंगे, सृजनात्मकता आएगी बच्चों में। यानी कौन सा सबसे सर्वाधिक उचित टॉपिक है? ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है कि पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप पाठ पढ़ा रहे हो और उसके बीच में अगर कुछ व्याकरण की बातें आ जाए, उसको उस पाठ के साथ ही समझाना कहलाता है संदर्भ व्याकरण। पाठ व्याकरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ना ही इसे पाठ्य पुस्तक प्रणाली कहा जाता है, ना ही इसे सूत्र प्रणाली कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? इसे कहते हैं संदर्भ व्याकरण। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार करना क्या किस चीज़ का महत्वपूर्ण अंग है। यानी किसी भी विद्यार्थी की जो समस्या हो रही है उस समस्या को पहले पहचाने, फिर विद्यार्थी की जैसी समस्या है उस प्रकार से आप शिक्षण विधि का चयन करें। यह किसका अंग है? ना ही ये पोर्टफोलियो का अंग है दोस्तों, ना ही ये पोर्टफोलियो का अंग है, ना ही जांच सूची का, ना ही परीक्षा का। ये किसका अंग है? आकलन का। कल की क्लास अगर आप देखे होंगे तो हम लोग ने बात की थी किस चीज़ की? एक आकलन की जिसका नाम था निदानात्मक आकलन। यानी निदानात्मक आकलन, उपचारात्मक आकलन, इस प्रकार के आकलन में क्या किया जाता है? बच्चे को अगर पढ़ने में किसी भी चीज़ में समस्या आ रही हो तो उस समस्या को पहले पहचाना जाता है, फिर उचित शिक्षण विधि का चयन करके उसका सुधार किया जाता है। और ये किसके अंग हैं? हमेशा आप याद रखेंगे आज से कि ये आकलन के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखने में कठिनाई क्या कहलाता है। अगर बच्चा ठीक से लिख नहीं पा रहा हो, कई बार होता है कि अगर बच्चे को कुछ लिखने के लिए दिया जाए तो वो उल्टा पुल्टा लिख देता है। जैसे ऐसे डी लिखा जाए तो बच्चा क्या करेगा? इसे ऐसे उल्टा लिख देगा। जैसे डॉग लिखना हो तो बच्चा इसे ऐसे लिख देगा, यानी किसी भी चीज़ को उल्टा लिख देगा। ऐसे कई प्रकार की लिखने की कठिनाई बच्चों में आती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो लिखने की कठिनाई को दोस्तों कहा जाता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसका होगा सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर भाषा सीखना हो तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषा शिक्षक। दोस्तों, बच्चे भाषा सीखना कब शुरू कर देते हैं? जन्म से ही। जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी भाषा सीखना शुरू कर देते, तभी तो उनके पास ना ही भाषा शिक्षण होते हैं, ना ही पाठ्य पुस्तक, ना ही आकलन की जटिलता। क्या होता है? उनके पास परिवेश होता है। कैसा परिवेश? भाषा समृद्ध परिवेश। आप छोटे बच्चे को स्कूल में भी देखे होंगे कि क्या रहता है? टाइल्स पे या फिर दीवार पे शब्द लिखे रहते हैं, कोई कोई वर्ण लिखे रहते हैं। जैसे कहीं पे और लिखा रहेगा, कहीं पे आ लिखा रहेगा, कहीं पे राम लिखा रहेगा, ऐसे ABCD, कहीं पे 1 2 ऐसे कुछ सब लिखा रहता है। तो ये सब क्या क्यों लिखा रहता है? परिवेश को समृद्ध बनाने के लिए, भाषा समृद्ध परिवेश बनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा भाषा समृद्ध परिवेश। उम्मीद है कि आज के बाद ये सब सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सकता है आपको। 15 में से कम 14 तो ज़रूर आएगा अगर आप 2021 के क्वेश्चन पेपर से तैयारी करें CTET की। और मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करें ही करें, 2021 के क्वेश्चन को पूरा ज़रूर करें। और ये सारे क्वेश्चन एक साथ आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा सिंधु पे। सही आंसर, यानी वो आंसर जो कि CTET ने ऑफिशियली अपने आंसर की में जारी किया था, वो क्वेश्चन आंसर के साथ। तो शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, 2022 की तैयारी करते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।